हेलो एवरीवन, मेरा नाम शनि शर्मा और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का एस्पायर एकेडमी फॉर केमिकल साइंस के यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमने आपके लिए पहले से ही एक हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री की वीडियो सीरीज स्टार्ट कर रखी है, जिसको काफ़ी लॉन्ग टाइम हो चुका है और एक बहुत बड़े गैप के बाद हम लोग यहाँ पे आपके लिए दोबारा से लेकर आए हैं। जो आपके कुछ रिमेनिंग टॉपिक्स थे, उन टॉपिक्स की कुछ वीडियोज़ आपको हम प्रोवाइड कराएंगे। तो एक बहुत लंबा टाइम हुआ है, उसके कुछ कारण थे, थोड़ा मौसम भी उसका एक कारण था। तो भाई आज जो हम एक टॉपिक लेकर आए हैं एक्चुअल में वो जो है वो आपका एग्ज़ाम ओरिएंटेड टॉपिक है। एग्ज़ाम के पॉइंट्स को देखते हुए, एग्ज़ाम्स जो आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं उनको देखते हुए हमने कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स को पहले कराएंगे, उसके बाद जो बचे हुए टॉपिक हैं उनको हम बाद में करा देंगे। यानी कि जो कंप्लीट वीडियो सीरीज है उसको हम थोड़ा सा उसमें चेंज करते हुए पहले हम आपको जो मेन टॉपिक आके आपके एग्ज़ाम में आने वाले होंगे उन्हीं को कराएंगे, ताकि आपका एग्ज़ाम में आप अच्छा स्कोर कर सकें। ठीक है, तो हमारा जो आज का टॉपिक होगा वो है मीजो आयनिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। बेसिकली वैसे तो जो अगर मैं बात करता हूँ, ये जो यूनिट थी ये यूनिट आपकी 6th नंबर पे थी, बट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो यूनिट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसीलिए हम सबसे पहले इसी यूनिट को करते हैं। ये जो यूनिट है मीजो आयनिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, ज़्यादा बड़ी यूनिट नहीं है, छोटी सी कंपाउंड्स की कैटेगरी है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो है मीजो आयनिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। सबसे पहली बात, एक्चुअल में व्हाट आर मीजो आयनिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। मीजो आयनिक की कुछ कंडीशंस होंगी, ठीक है ना। जैसे कि आज आपको नाम से पता लग रहा है मीजो आयनिक वर्ड आया हुआ है, दैट मीन्स कि आयनिक तो है ये, बट ये जो मीजो है, मीजो क्या डिफाइन कर रहा है, तो मीजो यहाँ पे बहुत सारी टर्म्स डिफाइन करता है। कुछ कंपाउंड ऐसे होंगे 5 मेंबर्ड और 6 मेंबर्ड रिंग वाले, जिनके अंदर पॉजिटिव चार्ज भी होगा और नेगेटिव चार्ज भी होगा, ठीक है ना। बट वो कंपाउंड के लिए कोई भी ऐसी स्ट्रक्चर नहीं होगी, कोई भी ऐसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं होगी जो कि कंप्लीटली कोवलेंट हो। दैट मीन्स चार्ज जो होगा वो कंप्लीटली न्यूट्रल स्ट्रक्चर नहीं बना सकता, ठीक है ना। कोई भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इस तरह की नहीं होगी कि वहाँ पे आपका पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज मिलके एक कोवलेंट बॉन्ड बना ले, ठीक है। मतलब बॉन्ड जो कंपाउंड होगा, जो मीजो आयनिक कंपाउंड्स होंगे, उनके अंदर हमेशा एग्जिस्ट करेगा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, ठीक है। बट कंडीशन ये होगी कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हैं बोथ आर डीलोकलाइज्ड, दोनों के दोनों चार्ज क्या होंगे, डीलोकलाइज होंगे। तो जो डेफिनेशन है, मैंने आपको थोड़ा सा जो डेफिनेशन थी इसकी, तो ताकि आप अच्छे से नोट्स बना के इस टॉपिक को प्रिपेयर कर सके, तो इसलिए मैंने आपको डेफिनेशन जो है वो एक अच्छे मैनर में आपको मैंने लिख के यहाँ पे प्रोवाइड कराई है। डेफिनेशन क्या थी जी, डाइपोलर 5 और 6 मेंबर्ड रिंग, यानी कि 5 मेंबर्ड भी हो सकता है और 6 मेंबर्ड भी हो सकता है। डाइपोलर मीन्स उसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज जो है वो एग्जिस्ट करेंगे। डाइपोलर 5 और 6 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स इन विच, मतलब 5 मेंबर्ड भी हो सकता है और 6 मेंबर्ड भी हो सकता है, इन विच बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज्ड, बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज्ड। एक बार अगर आप चाहो तो इस पूरे पेज का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है, पूरी डेफिनेशन का। बाद में भी आपको टाइम दूंगा 2-3 सेकंड का, वहाँ पे आप भी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो 5 मेंबर्ड और 6 मेंबर्ड रिंग के वे कंपाउंड्स जिनके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों एग्जिस्ट करते हैं और दोनों ही क्या होंगे, डीलोकलाइज होंगे। फॉर विच अ टोटली कोवलेंट बॉन्ड स्ट्रक्चर कैन नॉट बी रिटन, यानी कि वे कंपाउंड जिनके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों एग्जिस्ट करेंगे, बट उन कंपाउंड्स के लिए हम कोई भी टोटली कोवलेंट बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं लिख सकते, कोवलेंट बॉन्डेड स्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं करेगी। एंड विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड सेटिस्फैक्टरी बाई एनी वन पोलर स्ट्रक्चर, यानी कि आप किसी भी एक पोलर स्ट्रक्चर से उनकी सभी प्रॉपर्टीज़ को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। जैसे कि हम बात करते थे एरोमेटिक कंपाउंड में या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स क्या होती थी कि किसी भी एक कंपाउंड की ऐसी काफ़ी सारी स्ट्रक्चर होंगी जो किसी एक पर्टिकुलर कंपाउंड के बारे में कुछ प्रॉपर्टी डिफाइन करेंगी, यानी कि कोई भी एक स्ट्रक्चर सारी प्रॉपर्टी ऑल सेटिस्फैक्टरी प्रॉपर्टी को डिफाइन नहीं कर सकती, बट सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का जो कंट्रीब्यूशन होगा, उनके जो कंट्रीब्यूशन को मिला करके हम उसका एक सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट मतलब निकालते हैं, जिसके बेस पे हम उस कंपाउंड की प्रॉपर्टी डिसाइड करते हैं। तो ऐसा ही सेम होगा मीजो आयनिक कंपाउंड के केस में। तो
विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड बाई एनी वन पोलर स्ट्रक्चर एंड पजेस अ सेक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सेक्टेट मतलब कि उसके पास क्या होंगे 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। 5 मेंबर रिंग और 6 मेंबर रिंग, अगर उसके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे दैट मीन्स इट कैन बी एरोमेटिक रिंग। ठीक है, वो आपकी जो है वो एरोमेटिक रिंग हो सकती है। ठीक है ना, तो बात समझनी है क्योंकि वो कंप्लीटली डिलोकलाइज भी थी और उसके अंदर क्या है सेक्टेट ऑफ कंपाउंड भी है, तो वो जो रिंग होगी वो रिंग एरोमेटिक आपकी हो जाएगी। ठीक है जी, तो अब ये जो कॉन्सेप्ट था मीजो आयनिक कंपाउंड का, जो कॉन्सेप्ट था ये कहाँ से आया? दो साइंटिस्ट थे, बेकर एंड ऑलिस। बेकर एंड ओलिस इस कॉन्सेप्ट को लेकर के आए और उन्होंने देखा कि एक कंपाउंड था जिसका नाम था एन फिनाइल 1,2,3 ऑक्सा डाईएजोलियम 5 ओलेट। तो ये जो कंपाउंड था, उन्होंने इस कंपाउंड की स्ट्रक्चर को देखा और उसके बारे में कुछ ऑब्जर्वेशन किए। वहाँ से उनको पता लगा कि ये जो इस तरह के जो कंपाउंड होंगे, ये कंपाउंड एक अलग ही कैटेगरी में एग्जिस्ट करते हैं। तो वहाँ से फिर उन्होंने जो इस टाइप के कैटेगरी थी, यानी कि जो 5 और 6 मेंबर रिंग कंपाउंड थे जिनके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज था और कोई भी कंप्लीटली कोवेलेंट बॉन्डेड स्ट्रक्चर उनके लिए एग्जिस्ट नहीं करती थी, ठीक है, और सेक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उनके अंदर होते थे। ठीक, ये सब यानी कि कहने का मतलब कि जो मीजो आयनिक कंपाउंड की उन्होंने कैटेगरी बनाई। ठीक है, तो सबसे पहला जो उन्होंने एग्जाम्पल लिया वो था हमारा एन फिनाइल 1,2,3 ऑक्सा डाईएजोलियम 5 ओलेट। ठीक है, तो हम बात करते हैं जो हमारा ये कंपाउंड था, इस कंपाउंड की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की। तो उन्होंने एक चीज़ और बताई, उन्होंने कहा कि जो ये मीजो आयनिक कंपाउंड्स थे, मीजो आयनिक कंपाउंड्स आर सब क्लास ऑफ बीटेन्स। बीटेन्स आपने पढ़ा होगा कुछ रिएक्शन के अंदर, विटिंग रिएक्शन के अंदर बीटेन बनता है। बीटेन मतलब जहाँ पे कोई भी कंपाउंड ऐसा जिसके अंदर दो फंक्शनल ग्रुप हो और जिसमें एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव दोनों चार्ज एग्जिस्ट करते हों। ठीक है ना, अभी बताऊंगा मैं आपको। पहले हम बात करते हैं बीटेन्स का, थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं आपको जरूर दूंगा कि क्या है बीटेन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो हमारा ये एन फिनाइल 1,2,3 ऑक्सा डाईएजोलियम 5 ओलेट है, एक्चुअल में इसकी जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो किस तरह से शो होंगी। तो ये जो आपका कंपाउंड है, इस कंपाउंड को हम मीजो आयनिक कंपाउंड बोल सकते हैं, बट केवल ये स्ट्रक्चर मीजो आयनिक कंपाउंड की सारी प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाइड नहीं करती। ठीक है ना, यहाँ पे हमने बताया भी गया है फॉर क्या था, which can not be represented satisfactory by any one polar structure। that means कोई भी एक पोलर स्ट्रक्चर उसको सेटिस्फैक्टरी रिप्रेजेंट नहीं कर सकती। कोई ना कोई एक स्ट्रक्चर ऐसी होगी जिसके अंदर कुछ ना कुछ अलग होगा। ठीक बात। तो यहाँ पे क्या होगा भाई, जो हमारा ये कंपाउंड था, इस कंपाउंड के अंदर अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज भी डीलोकलाइज हो जाएगा, और अगर नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज हो रहा है तो इसकी जो एक अलग स्ट्रक्चर बनेगी वो कुछ ऐसी होगी, नाइट्रोजन ऑक्सीजन देन दिस। अभी जो नाइट्रोजन के नेगेटिव चार्ज थे यहाँ शिफ्ट होता है, यहाँ पे क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पॉजिटिव एज इट इज रहेगा, ये डबल बॉन्ड आगे शिफ्ट होगा तो यहाँ डबल आ जाएगा और यहाँ पे बन जाएगा O माइनस यानी कि ओलेट। इसी की वजह से अगर मैं इस स्ट्रक्चर को देखता हूँ तो 5 ओलेट हमें लगता है कि ये क्यों आया, बट अगर मैं इस स्ट्रक्चर को देखता हूँ तो 5 ओलेट आया है इस बॉन्ड की वजह से। जब हम नंबरिंग करते हैं इसके अंदर तो नंबरिंग के लिए क्या करेंगे 1 2 3 4 5, फिफ्थ पोजीशन पे O नेगेटिव आ रहा है, दैट मीन्स 5 ओलेट इसी के लिए यूज हुआ है। तो इस स्ट्रक्चर ने, ये जो नाम था इस नाम के अकॉर्डिंग ये स्ट्रक्चर कंप्लीटली सेटिस्फैक्टरी नहीं थी। बट अगर मैं बात करता हूँ इन दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की तो इन दोनों के बेसिस पे मैं इस कंपाउंड का नाम लिख सकता हूँ। ठीक है जी, और क्या हो सकता था इसके अंदर, अभी जो ऑक्सीजन था इसके पास आपके 2 लोन पेयर एग्जिस्ट करते हैं ऑलवेज, ध्यान रखने वाली बात थी। तो अगर ये लोन पेयर आगे जा रहे हैं तो ये इधर चला जाएगा, यानी कि यहाँ पे तो आपका नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज हो रहा था और यहाँ पे क्या हो रहा है पॉजिटिव चार्ज डीलोकलाइज हो रहा है। नेगेटिव चार्ज जो है वो रिंग के बाहर चला गया, तो अब यहाँ पे जो इसकी एक और स्ट्रक्चर हो जाएगी नाइट्रोजन ऑक्सीजन ठीक है जी, ठीक है। अब तो यहाँ पे क्या हुआ, जब लोन पेयर आगे शिफ्ट हुए आपके तो यहाँ डबल बॉन्ड आया, यहाँ पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, यहाँ लोन पेयर एज इट इज रहेगा, ठीक। बट जब ये चार्ज आगे शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आ जाएगा और इसके पास जो है वो आपका ये जो चार्ज था ये आपका चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ठीक है, ये इधर एक लोन पेयर इसके पास भी है, ठीक। और इसके बाद जो इधर होगा यहाँ पे हो जाएगा ये O माइनस।
तो ये जो सारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर थी, इन सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बेसिस पे हम एक कंक्लूजन निकालते हैं जो इन सब का, इन सारी जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर थी इन सब की प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता है, दैट इज कॉल्ड रेजोनेंस हाइब्रिड। तो जो रेजोनेंस हाइब्रिड होगा वो क्या हो जाएगा इसका, PH NO दिस O माइनस एंड द होल रिंग, ये रिंग के पास क्या रहेगा, पॉजिटिव चार्ज डिलोकलाइज रहेगा, ठीक है ना। तो जो इस टाइप के जो कंपाउंड होंगे, दिस इज द रेजोनेंस हाइब्रिड, ठीक है ना। तो ये था इसका रेजोनेंस हाइब्रिड। तो भाई ये जो इस टाइप की जो स्ट्रक्चर होंगी, ये सब इस टाइप के जो कंपाउंड होंगे उनको हम बोलते हैं मीजो आयनिक कंपाउंड्स, ठीक है। तो ये था आपका मीजो आयनिक कंपाउंड, मीजो आयनिक कंपाउंड का एग्जांपल और मीजो आयनिक कंपाउंड की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के मीजो आयनिक कंपाउंड के अंदर किस तरह से डिलोकलाइजेशन होगा, किस तरह से उसके अंदर कोई भी कंप्लीटली कोवलेंट बॉन्डेड स्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं करेगी, किस तरह से उसके अंदर सेक्टेट फॉलो हो रहा है, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं, अभी हमने आपको एक बात बताई थी कि मीजो आयनिक कंपाउंड्स आर द सब क्लास ऑफ बीटेन्स, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं एक्चुअली बीटेन्स क्या हैं, बीटेन्स की बात करते हैं जी। बीटेन्स मतलब मीजो आयनिक कंपाउंड जो थे वो बीटेन की सब क्लास थे, ठीक है। कैसे, देखो बीटेन्स क्या है, बीटेन्स इज एनी न्यूट्रल केमिकल कंपाउंड। अब हमने इसको न्यूट्रल तो बोल दिया, बीटेन्स आर एनी न्यूट्रल कंपाउंड्स। अब जो न्यूट्रल तो हैं बट इनके अंदर भी क्या हो रहा है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज एग्जिस्ट करते हैं। हालांकि वो दोनों ओवरऑल जो मॉलिक्यूल होगा, ओवरऑल मॉलिक्यूल क्या रहेगा, न्यूट्रल, क्योंकि जो दोनों अपोजिट चार्ज होंगे वो दोनों क्या होंगे, इक्वल, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, ठीक है। तो ओवरऑल जो मॉलिक्यूल होगा वो क्या होगा, वो न्यूट्रल ही कहेंगे हम उसको। न्यूट्रल केमिकल कंपाउंड विद आ पॉजिटिवली चार्ज्ड कैटायनिक फंक्शनल ग्रुप, उनके पास क्या होगा, एक पॉजिटिवली चार्ज्ड कैटायनिक फंक्शनल ग्रुप सच एज, जो आपका क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट होता है ना, यानी कि जब नाइट्रोजन के पास 4 ग्रुप अटैच हो तो उसके पास एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है ना। बट बीटेन्स के अंदर होना क्या चाहिए कि उसके पास कोई हाइड्रोजन एटम ना हो, क्योंकि अगर हाइड्रोजन एटम होगा तो फिर वो बिल्कुल ज्यूटर आयन की तरह हो जाएगा, फिर वो बीटेन्स ना होकर क्या हो जाएगा, ज्यूटर आयन। मैं आपको बताऊंगा अभी क्या होता है डिफरेंस ज्यूटर आयन में और बीटेन्स में, क्योंकि ज्यूटर आयन और बीटेन्स बहुत ज़्यादा सिमिलियर हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि कैटायनिक फंक्शनल ग्रुप सच एज क्वाटरनरी अमोनियम cation that bears no hydrogen, the most important thing that bears no hydrogen atom। यही डिफरेंस है बीटेन का और ज्यूटर आयन का। ज्यूटर आयन के अंदर भी कैटायन और एनायन दोनों एग्जिस्ट करते हैं, बट ज्यूटर आयन के अंदर जो 2 फंक्शनल ग्रुप होंगे, एक एमीन ग्रुप और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप का जो H होता है वो शिफ्ट होके एमीन के पास आ जाता है, ठीक है ना। तो वहाँ पे क्या होता है, वो NH3 पॉजिटिव यानी कि क्वाटरनरी अमोनियम रहेगा, पॉजिटिव की फॉर्म में रहेगा, बट उसके पास हाइड्रोजन रहता है और वो एग्जिस्ट करता है इक्विलिब्रियम में, ठीक है ना, कभी इधर तो कभी इधर, ठीक है। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। एंड विद आर नेगेटिवली चार्ज फंक्शनल ग्रुप, मतलब मैंने आपको अभी बताया कि जो ज्यूटर आयन थे, ज्यूटर आयन के अंदर क्या होता था, एक NH2 एक COH, ठीक है ना, एक NH2 एक आपका हो जाएगा COOH। अब ध्यान दो यहाँ पे कि इसके अंदर क्या होता है, जब ये हाइड्रोजन आपका, क्योंकि लोन पेयर है, ये बेसिक नेचर का है और ये आपका एसिडिक नेचर का था, तो यहाँ से क्या हो रहा था कि जो ये हाइड्रोजन था ये इक्विलिब्रियम में रहता है, कभी इधर कभी इधर, यानी कि जो सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन की जो pH होगी उस पर डिपेंडेंट होता है कि किस pH के ऊपर कौन सी फॉर्म एग्जिस्ट करेगी, कैटायनिक या एनायनिक, ठीक है। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। तो जी ये था आपका ज्यूटर आयन। तो इसके अंदर भी क्या थे आपके, जब ज्यूटर आयन मतलब ये आपका एमिनो एसिड था, ये एमिनो एसिड था और ये एमिनो एसिड जब आपका यहाँ पे CH3 पॉजिटिव और COO नेगेटिव, ये इस ज्यूटर आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है जी। तो ऐसे ही जो बीटेन्स थे, बीटेन्स के अंदर भी, बीटेन्स का एग्जांपल देख लो आप एक बार, बीटेन्स के अंदर भी क्या होगा, एक आपका क्वाटरनरी अमोनियम कैटायन होगा और एक कार्बोक्साइलेट एनायन होगा, ठीक है। बट यहाँ पे ये इक्विलिब्रियम में नहीं होगा, ओवरऑल मॉलिक्यूल न्यूट्रल रहेगा, बट जो ये मॉलिक्यूल है ये इक्विलिब्रियम में नहीं है। यहाँ पे नेगेटिव है तो नेगेटिव रहेगा और पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, इनका इंटरेक्शन हो सकता है, ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या था, बीटेन्स के अंदर एक तो आपका ग्रुप ऐसा होगा, दोज कंपाउंड इन विच अ कैटायनिक क्वाटरनरी अमोनियम ग्रुप एंड 1 एनायनिक कार्बोक्साइलेट आयन,
ठीक है ना, एंड बोथ आर नॉट प्रेजेंट एट एडजेसेंट। ड्यूटर आयन के अंदर वो एडजेसेंट हो सकते हैं, बट बीटेन्स के अंदर वो एडजेसेंट पे नहीं होने चाहिए, ठीक है जी। तो देखो यहाँ पे क्या है, जो आपका कार्बोक्सिलेट ग्रुप है और जो आपका क्वाटरनरी अमोनियम ग्रुप है, दोनों क्या हैं, मतलब जो दोनों के नेगेटिव और पॉजिटिव था, दोनों के बीच में डिफरेंस था, ठीक है, दोनों अलग अलग कार्बन पे हैं, मतलब दोनों के बीच में क्या है, कितने कार्बन का डिफरेंस है, 1 2 3 कार्बन का डिफरेंस है पॉजिटिव और नेगेटिव में, ठीक। तो सच एज क्वाटरनरी अमोनियम कैटायन दैट बियर्स नो हाइड्रोजन एंड विद अ नेगेटिव चार्ज फंक्शनल ग्रुप सच एज कार्बोक्सिलेट ग्रुप दैट मे नॉट बी एडजेसेंट टू द कैटायनिक साइट। जो कैटायनिक साइट थी, कैटायनिक साइट कौन सी थी, ये, एनायनिक कौन सी थी, ये। तो कैटायनिक और एनायनिक साइट जो हैं ये एक दूसरे के एडजेसेंट नहीं है, इन दोनों के बीच में क्या है, 2 एटम का डिफरेंस है, ठीक है, ठीक है जी। तो ये था, तो जो बीटेन्स आर द स्पेसिफिक क्लास ऑफ ज्वेटर आयन, यानी कि ज्वेटर आयन की तरह ही दिखते हैं, बट एक्चुअल में वो ज्वेटर आयन की एक स्पेसिफिक क्लास यानी कि एक अलग कैटेगरी है, ठीक है जी। तो अब हम बात करते हैं कि मीजो आयनिक कंपाउंड कैसे रिलेट करते थे बीटेन्स से। मीजो आयनिक कंपाउंड्स आर अनसैचुरेटेड 5 मेंबर्ड बीटेन्स। मीजो आयनिक कंपाउंड्स जो होंगे इनके अंदर क्या होगा, 5 मेंबर्ड भी हो सकते हैं और 6 मेंबर्ड भी हो सकते हैं, नॉट ओनली 5 मेंबर्ड। मीजो आयनिक कंपाउंड जो है वो 5 मेंबर्ड और 6 मेंबर्ड बीटेन्स होंगे, ठीक है ना, विद 1 एक्सोसाइक्लिक एनायनिक ग्रुप। यानी कि जो मैंने आपको भी बताया कि जो बीटेन्स थे, फॉर एग्जाम्पल जो हमारा लास्ट एग्जाम्पल था उसके अंदर हमने बात की, तो वहाँ पे क्या था, 5 मेंबर्ड रिंग थी, उसके अंदर एक एनायनिक ग्रुप था जो कार्बन के थ्रू 5 मेंबर्ड रिंग से अटैच था। तो ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर 5 मेंबर्ड रिंग हो और 5 मेंबर्ड बीटेन हो और वहाँ पे एक एनायनिक ग्रुप कार्बन के थ्रू 5 मेंबर्ड रिंग से अटैच होगा, ऐसे कंपाउंड्स को हम मीजो आयनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। तो ये था जी पूरा इंट्रोडक्शन मीजो आयनिक कंपाउंड का। अभी बात करते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मीजो आयनिक कंपाउंड्स। हम बात कर रहे थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मीजो आयनिक कंपाउंड्स। अभी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे कि मीजो आयनिक कंपाउंड का क्या कैरेक्टर होगा, किस तरह का उसका नेचर होगा, किस तरह की उसकी स्ट्रक्चर होगी एंड किस तरह के कंपाउंड को हम मीजो आयनिक कंपाउंड कहेंगे। तो जो कैरेक्टर होंगे, कैरेक्टर के अंदर जो हमारा फर्स्ट है, फर्स्ट क्या होगा भाई, इट कैन बी रिगार्डेड एज एन इंटरनल साल्ट। अभी जो ये इंटरनल साल्ट है इस टर्म को ध्यान से समझना है, इट कैन बी रिगार्डेड एज एन इंटरनल साल्ट। इंटरनल साल्ट वो होंगे, साल्ट मतलब कैटायन एंड एनायन, पॉजिटिव और नेगेटिव। जब एक कंपाउंड के अंदर ही उसी कंपाउंड के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों एग्जिस्ट करते हों तो उनको बोलते हैं हम इंटरनल साल्ट। लाइक बीटेन, ज्वेटर आयन, सब के सब क्या थे, ये इंटरनल साल्ट थे, ठीक है। और एक होता है एक्सटर्नल साल्ट। एक्सटर्नल साल्ट मतलब जब कैटायन और एनायन दोनों एक दूसरे से कंप्लीटली अलग हों, कंप्लीटली बिल्कुल जुड़े हुए ना हो, कोई भी लिंक उनमें ना हो, इंटरलिंक ना हो वो एक दूसरे से, तो ऐसे जो साल्ट होगा उनको बोलते हैं एक्सटर्नल साल्ट। तो जो मीजो आयनिक कंपाउंड्स थे वो क्या थे, वो थे इंटरनल साल्ट। इट कैन बी रिगार्डेड एज एन इंटरनल साल्ट इन विच द फंक्शनल ग्रुप, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो फंक्शनल ग्रुप था, फंक्शनल ग्रुप टू द इन विच द फंक्शनल ग्रुप लिंक्ड टू द हेट्रोसाइक्लिक रिंग। जो 5 मेंबर्ड रिंग थी उस 5 मेंबर्ड रिंग के अंदर जो फंक्शनल ग्रुप आपका है कैन सस्टेन अ नेगेटिव चार्ज एज इन केस ऑफ दिस कंपाउंड 1,3-डाईएजोनियम 4-ओलेट। इस कंपाउंड के अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो 5 मेंबर्ड रिंग है वो पार्शियली पॉजिटिव चार्ज मतलब पॉजिटिव चार्ज सस्टेन करती है और जो फंक्शनल ग्रुप रिंग के साथ डायरेक्टली अटैच है उसके पास नेगेटिव चार्ज है, ठीक है ना। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम मीजो आयनिक कंपाउंड बोलते हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं इस कंपाउंड की, देखो क्या डिफरेंस होगा। ये जो कंपाउंड है, ये दोनों जो इनकी रिंग है, रिंग के अंदर बिल्कुल सेम अरेंजमेंट है एटम्स का, बिल्कुल सेम कॉन्फ़िगरेशन होगा। बट यहाँ पे क्या है कि जो ग्रुप है, जो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप था उसके पास नेगेटिव चार्ज था और जो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है उसके पास कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है, जिसकी वजह से ये जो रिंग है, ये जो 5 मेंबर्ड रिंग होगी, ये इंटरनल साल्ट नहीं हो सकती। तो यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है उसको बैलेंस करने के लिए बाहर से आयोडीन माइनस जो है, जो आयोडाइड है वो इसको बैलेंस कर रहा है। तो ये जो कंपाउंड होगा ये मीजो आयनिक कंपाउंड नहीं होगा, ये हो जाएगा एक्सटर्नल साल्ट। तो जो आपका ये 4-इथॉक्सीडाइएजोनियम साल्ट है ये मीजो आयनिक कंपाउंड नहीं होगा, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट हमारा था जी, मीजो आयनिक हेट्रोसाइक्लिक कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द जनरल फार्मूला, यानी कि जितने भी मीजो आयनिक कंपाउंड होंगे वो सब इस जनरल फार्मूला से रिप्रेजेंट होंगे।
सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, मीजो आयनिक कंपाउंड की जो शक्ल होगी वो कुछ इस तरह की होगी। अगर आपसे पूछता है मीजो आयनिक कंपाउंड कैसे होंगे तो ऐसे होंगे। अब इनके अंदर हमने जो वेरिएबल्स यानी कि जो अल्फ़ाबेट्स चूज किए A B C D E F ये हमने ले लिए। एक्चुअल में ये ABC क्या है, ये जो ABC है ये रिंग एटम होंगे, और ये जो रिंग एटम है ये नाइट्रोजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, ठीक है ना। इसके अलावा यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप जिस एटम के साथ जुड़ा होगा वो क्या रहेगा, वो कार्बन रहेगा। वो क्या रहेगा, कार्बन। यानी कि इनके लिए कंडीशन होती है मीजो आयनिक कंपाउंड के अंदर कि जो फंक्शनल ग्रुप होगा वो 5 मेंबर रिंग से कार्बन के थ्रू अटैच रहेगा, और जो रिंग के एटम होंगे वो नाइट्रोजन हो सकते हैं, कार्बन हो सकते हैं, ऑक्सीजन हो सकते हैं और सल्फर हो सकते हैं। और जो रिंग होगी, रिंग के पास पॉजिटिव चार्ज रहेगा, और जो ग्रुप अटैच होगा, जो फंक्शनल ग्रुप अटैच होगा उसके पास होता है आपका नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो ये था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मीजो आयनिक कंपाउंड्स। अभी हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मीजो आयनिक कंपाउंड्स की। तो हमने मीजो आयनिक कंपाउंड पढ़ा क्या था, ठीक है। फिर हमने बात की मीजो आयनिक कंपाउंड आर द सब क्लास ऑफ बीटेन्स, तो हमने बीटेन्स की बात की, बीटेन्स क्या था, ठीक है। फिर उसके बाद हमने बात की है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मीजो आयनिक कंपाउंड्स। तो कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर हमने उसके पॉइंट पढ़ लिए कि जो जनरल फॉर्मूला है या किस तरह की उसकी स्ट्रक्चर होगी, और कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, कौन कंपाउंड मीजो आयनिक कंपाउंड हो सकते हैं और कौन नहीं हो सकते। क्योंकि जो मीजो आयनिक कंपाउंड थे वो इंटरनल साल्ट थे, बट all internal salt can not be मीजो आयनिक कंपाउंड। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है ना, all internal salt can not be a मीजो आयनिक कंपाउंड, ठीक है। तो बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ मीजो आयनिक कंपाउंड। तो हम जो क्लासिफिकेशन करते हैं मीजो आयनिक कंपाउंड्स का वो दो कैटेगरी में करते हैं, और वो दो कैटेगरी में करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ द रिंग एटम टू द पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। यानी कि रिंग एटम जो होंगे वो पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को कितना कंट्रीब्यूट करते हैं। तो उसी बेसिस पे जो हमारे मीजो आयनिक कंपाउंड्स होंगे वो हमारे दो टाइप के होंगे। पहला होता है टाइप ऑफ मीजो आयनिक, टाइप ए मीजो आयनिक कंपाउंड, और दूसरा होगा टाइप बी मीजो आयनिक कंपाउंड। अब मीजो आयनिक कंपाउंड की आपको शक्ल तो देखने में एक सी लगेगी, बट बहुत माइनर सा डिफरेंस है। माइनर सा डिफरेंस क्या होगा कि जो टाइप ए मीजो आयनिक कंपाउंड होंगे उनके अंदर कोई भी दो एडजेसेंट एटम के पास लोन पेयर्स नहीं होंगे। यानी कि जो दो नियरेस्ट एटम होंगे वो दो यानी कि एक किसी भी दो नियरेस्ट एटम एक लोन पेयर का डोनेशन नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो टाइप बी के प्लेस पे क्या होता है, जो अल्टरनेट एटम होते हैं, अल्टरनेट एटम 2 पाई इलेक्ट्रॉन का कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं रिंग पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को। और जो हमारा टाइप बी होगा, टाइप बी के अंदर क्या होता है, जैसे कि टाइप बी के अंदर क्या होता है, दो जो एडजेसेंट एटम होंगे वो कंट्रीब्यूट करते हैं 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स का पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम ऑफ द रिंग को, ठीक है ना। यानी कि जो रिंग का पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है उसको ये दो एडजेसेंट एटम जो हैं ये दो इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूट करते हैं, और टाइप ए के अंदर जो दो नॉन एडजेसेंट एटम हैं वो 2 पाई इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन करते हैं। तो इस तरह से हम क्लासीफाई करते हैं। अब एग्जाम्पल क्या होगा जी, टाइप ए मीजो आयनिक कंपाउंड का एग्जाम्पल हो जाएगा 1,3 डाई एजोनियम 4 ओलेट। ये टाइप ए का एग्जाम्पल है। अब 1,3 से मतलब क्या, 1,3 डाई एजोनियम, यानी कि इसके अंदर जो नाइट्रोजन जो 5 मेंबर रिंग बनी होगी उसके अंदर दो नाइट्रोजन एटम होंगे और दोनों के पास दो लोन पेयर होंगे। यानी कि ये रिंग को दो एटम यानी कि दो नॉन एडजेसेंट एटम क्या करेंगे, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, 1,2 डाई थायोलियम, यानी कि जो 5 मेंबर रिंग होगी वहाँ पे क्या हो रहा है कि दो सल्फर जो हैं वो दोनों के दोनों एडजेसेंट पर लोन पेयर लिए रखे हैं, और ये दोनों ही रिंग के पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को 2 पाई इलेक्ट्रॉन का डोनेशन करते हैं। तो इसलिए ये सिस्टम हो जाएगा टाइप बी और ये सिस्टम हो जाएगा टाइप ए। अब हम टाइप ए और टाइप बी को डिटेल में पढ़ते हैं, जो हमारी आने वाली वीडियोज़ होंगी उनके अंदर हम टाइप ए का सिंथेसिस, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़, उनकी रिएक्शंस जो हैं वो सब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्योंकि जो आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आने वाला है वो पूछता है कि मीजो आयनिक कंपाउंड क्या है, और उसके अंदर पूछ लेता है कि डिस्कस द केमिकल रिएक्शन एंड द सिंथेसिस ऑफ टाइप ए और टाइप बी मीजो आयनिक कंपाउंड्स। तो इनमें से कोई भी एक क्वेश्चन पूछ लेता है, बट जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो टाइप बी है, ठीक है ना। हम दोनों ही टाइप के लिए उनकी सिंथेसिस और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिटेल में पढ़ेंगे, उनके मैकेनिज्म क्या है, किस तरह से वो रिएक्शन करते हैं, वो सब। तो आज की जो वीडियो है उसमें इतना ही। थैंक यू। अगर आपको एक बहुत लंबे गैप के बाद हमने जो है, एक्चुअली में काफ़ी लंबा टाइम हो चुका है, आपकी बहुत डिमांड भी आ रही थी कि भाई सर हमारी जो आने वाली मतलब जो नेक्स्ट यूनिट है उनकी वीडियोस दे दीजिए। तो भाई नाम तो मुझे आप लोगों के इतने ज़्यादा को नहीं पता, बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था,
तो बट मैं कोशिश करूँगा कि अब इतना लंबा गैप आपका नहीं होगा और आपको टाइम जो है वो वीडियोज मिलती रहेंगी। और जिन लोगों का एग्ज़ाम आने वाला है उनके लिए मैं ट्राई करूँगा कि एग्ज़ाम से पहले ही यानी कि विदिन 2-3 डेज़ मैं आपकी लगभग 3 से 4 यूनिट जो है वो कंप्लीट करा दूँगा, जिसके अंदर आपको जो मैक्सिमम सिलेबस होगा यानी कि आप एक अच्छे नंबर जो है वो ले सकते हैं। थैंक यू।